Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to discuss about the fluid mosaic model of cell membrane. हमारा जो MD कैट बायोलॉजी है उसमें जो हमारा चैप्टर 1 है सेल बायोलॉजी, उसका जो टॉपिक C है उसमें हमने डिस्कस करना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन को, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या है। बेसिकली अगर हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करें तो अर्लियर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से पेश किया वो भी हम इसमें देखेंगे, और इसकी हम जो सेल की कॉम्पोजिशन है और सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पोजिशन है, इसका जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो सारा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पेश किया गया था वो था यूनिट मेम्ब्रेन का, यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है वो प्रीवियस जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट मेम्ब्रेन के ऊपर। वो किस तरह से कि जो यूनिट मेम्ब्रेन था वो स्ट्रक्चर किस तरह पेश किया गया। साइंटिस्ट का ये कहना था, ये ख्याल था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड की बाइलेयर्स होती हैं और जो प्रोटीन है वो उनकी सरफेस के ऊपर अरेंज होती हैं, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडविच की तरह का होता है, सैंडविच। ठीक है, जिसमें कि अगर हम बात करें, जैसे ये फॉस्फोलिपिड, आपको सारा डायग्राम शो हो रही है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड ऐसे और इनकी सरफेस के ऊपर ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स अरेंज है। ठीक है, ये इस तरह से, ये हमारे पास आगे फॉस्फोलिपिड्स और ये इनकी ऊपर सरफेस पे इस तरह ग्लोबुलर प्रोटीन्स अरेंज है। तो ये एक सैंडविच की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें प्रोटीन जो है वो आउटसाइड आ जाती है और जो लिपिड की 2 लेयर्स हैं वो इनसाइड आ जाती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो था ये यूनिट मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, जबकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जो न्यू पेश किया गया था वो हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, हमारे पास साइंटिस्ट है फ्लूइड मोज़ेक साइंटिस्ट, तो इन्होंने आगे जो स्ट्रक्चर पेश किया सेल मेम्ब्रेन का तो उसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन का आपको पता चल गया होगा। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था। अब इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, यानी कि हर चीज़ जो है वो किसी न किसी चीज़ से मिलने से बनती है। ठीक है, तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी बहुत सी चीज़ों के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारी जो कॉम्पोजिशन है वो इसमें मोस्टली हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, यानी कि जो मोस्टली सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन है वो इन 3 चीज़ों के ऊपर है, जिसमें अगर हम अमाउंट को देखें तो हमारे पास जो लिपिड है इनकी अमाउंट होती है 20 to 40%, जबकि प्रोटीन जो है इनकी अमाउंट होती है 60 to 80%, और ये माइनर अमाउंट में होते हैं, यानी ट्रेस अमाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोजिशन जो आपको सेल मेम्ब्रेन की नज़र आ रही है वो ये है हमारे पास प्रोटीन। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड्स की अमाउंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है अबाउट 20 to 40%। प्रोटीन्स की अगर हम चेक करें तो वो है 60 to 80%, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बहुत माइनर अमाउंट में होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगी इसकी कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब अगर हम लिपिड्स की बात करें तो मोस्टली जो प्रेजेंट लिपिड होते हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन में वो होते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक की। ठीक है, कि ये जो मॉडल था ये क्या था। जैसे आप कॉम्पोजिशन का तो हमने डिस्कस कर लिया कि कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, तो इस पे MCQ पूछ लिया जा सकता है कि जो लिपिड की कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन में वो क्या है, तो वो 20 to 40% है। प्रोटीन की कॉम्पोजिशन 60 to 80% है, और कार्बोहाइड्रेट माइनर अमाउंट। ठीक है, अब हम ये मॉडल को देख लेते हैं कि ये हमारे पास मॉडल क्या है। इस मॉडल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर की सरफेस के ऊपर अरेंज नहीं है। ठीक है,
होता ये है कि लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं ये अरेंज होती हैं, ठीक है, और इनके एम्बेडेड अंदर वाली साइड पे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन में क्या था कि जो लिपिड की बाइलेयर्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर उन्होंने कहा था कि प्रोटीन अरेंज होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि लिपिड की जो 2 लेयर्स हैं इनके इंटरनली जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जैसे सारी इसके जो लेबलिंग है मौजूद है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं और इनके इंटरनली जो है वो प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होती है। इसके साथ एसोसिएटेड अगर आप ये देखें तो ये फ्लूइड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर फॉस्फोलिपिड की सरफेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन अरेंज है और ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ही हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपको कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है और इनका यानी कि रोल क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लिपिड की बाइलेयर है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली प्रेजेंट लिपिड की टाइप है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की आपने कुछ बातें याद रखनी है, वो क्या कि फॉस्फोलिपिड जो है ये एक ऐसा यानी कि लिपिड की कैटेगरी है जिसका एक हेड होता है, 1 हेड, और 2 टेल्स होती हैं, ठीक है जी। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसका एक हेड होता है और 2 टेल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये हेड है और ये 2 टेल्स हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो हेड होता है ये होता है फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ। हेड जो है ये फॉस्फेट ग्रुप का होता है, इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। और जो टेल्स होती हैं ये टेल्स होती हैं फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स, ठीक है जी। यानी कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, जिसमें ये हेड जो आपको नजर आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और जो आपको ये टेल्स नजर आ रही हैं ये फैटी एसिड्स की लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कि जो फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों के दरमियान जो अटैचमेंट होती है वो किसके जरिए होती है, वो होती है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के जरिए, ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के जरिए। यानी कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल क्या करता है कि फॉस्फेट ग्रुप को फैटी एसिड्स की जो 2 लेयर्स हैं इनके साथ अटैच करवा देता है। लाइक जैसा आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जो फॉस्फेट का ग्रुप है ये 2 टेल्स के साथ अटैच है बाय ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लिसरॉल का काम है इन दोनों की अटैचमेंट करवाना, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि जो फॉस्फोलिपिड है इसका जो हेड है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो जो हेड है उसकी कंपोजिशन है फॉस्फेट ग्रुप। और अगर ये पूछा जाए कि जो फॉस्फोलिपिड की टेल्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है तो वह है फैटी एसिड, और इन दोनों को लिंक करवाने वाला कौन है, वो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है। और याद रखने वाली बात यह है कि जो हेड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है अगर हम उसका स्ट्रक्चर देख लें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोलिपिड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास उसका होता है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो हेड है फॉस्फोलिपिड का वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्दर स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आगे फिर ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अटैच होता है। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ फिर आगे 2 फैटी एसिड्स की हमारे पास लेयर अटैच हो जाती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है
ये नेगेटिवली चार्ज है। देन अब आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में तो पता चल गया होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन की मोस्टली कंपोजिशन है वो फॉस्फोलिपिड की है, और जो फॉस्फोलिपिड है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। देन हम मूव करते हैं कि हमारे पास जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इनका क्या काम है, ठीक है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह को, कार्बोहाइड्रेट्स को। ग्लाइकोप्रोटीन्स एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी एक कॉम्पोजिशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे कि वो आपको शो हो रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर एक्सटर्नल वाटर होता है, एक्सटर्नल वाटर, अब वाटर जो इसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है। अब ये जो वाटर का हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का काम मोस्टली ये होता है कि इन्होंने एक्सटर्नल जो वाटर होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल से बाहर, उसके हाइड्रोजन आयंस के साथ लिंकेज करनी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के साथ लिंक करके जो सेल का स्ट्रक्चर है उसे होल्ड करते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं। ये इनका काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह का मोस्टली, और ग्लाइकोलिपिड्स का, ठीक है। ये एक इनका काम है, एक रोल है। इसके बाद हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका यहाँ पे क्या काम है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये अरेंज हैं ग्लाइकोप्रोटीन की जो ऊपर सरफेस है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है इसका भी मोस्टली यही काम होता है, ठीक है। और जो हमारे पास हम ये देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसकी बात हम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है। यानी ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई होस्ट सेल है, ठीक है, होस्ट सेल का मतलब ये है कि जैसे अब ये एक सेल है और सेल की सरफेस पे हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, तो ये जो होस्ट सेल है उसके जो सरफेस है उसको डिटेक्ट करेंगे और उस सेल के साथ अपनी इंटरेक्शन को डेवलप करेंगे, ठीक है। यानी कि इन कार्बोहाइड्रेट्स का काम ये होता है कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन करना, सेल की सेल के साथ इंटरेक्शन डेवलप करना, ठीक है। ये हमारे पास काम है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये भी MCQ जो है उसमें पूछ लिया जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम क्या है। तो वो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका काम होता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। यानी कि जो होस्ट सेल है उसकी सरफेस को डिटेक्ट करके उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन वगैरह डेवलप करना, ये सारा काम है कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये इसकी अपर सरफेस के ऊपर जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो इसका जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या काम है, ठीक है। इसके साथ इसमें कैरियर प्रोटीन्स भी होती हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटीन्स, इसमें कैरियर प्रोटीन्स as well as transporter proteins, ठीक है जी। इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है कि इन्होंने बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इटसेल्फ मूव नहीं कर सकते, तो उनको मूव करवाना ये काम होता है कैरियर प्रोटीन्स का और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स का, यानी फैसिलिटेट करना, ठीक है। देन अगर हम अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपको नज़र आ गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका, और जो स्ट्रक्चर में जो हमारे पास उसकी कॉम्पोजिशन है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यानी कि सारे इसके जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है उसके फंक्शन को देखेंगे।
फंक्शन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब है छोटे छोटे होल्स, और ये जो पोर्स होते हैं ये चार्ज होते हैं, यानी इन पे चार्ज होता है, ठीक है। यानी चार्ज पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो चार्ज होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए सारी की सारी जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की वो परफॉर्म होती है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो परफॉर्म होती है पोर्स के जरिए, जो होल्स होते हैं, ठीक है, और वो होल जो है वो चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होती है ये बहुत से तरीकों से हो सकती है, ये एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिवली भी हो सकती है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिवली भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो पोर्स हैं, चार्ज पोर्स, ये बहुत यानी कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि इन्होंने सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास करवाना होता है, ठीक है। यानी कि हर किसी भी किस्म का सब्सटेंस इसमें से एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। सिलेक्टेड सब्सटेंस ही होगा जो इसमें से इन पोर्स में से एंटर होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो इस बात से ये पता चलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी है, ठीक है। यानी कि हम जो सेल मेम्ब्रेन है इसको सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए मैंने कहा कि ये जो पोर्स हैं इनमें से क्योंकि सब्सटेंसेस ने मूव करना होता है तो सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही इसमें से मूव कर सकते हैं, इसके अलावा जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो इसमें से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका हमें पता चल गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका ये एक रोल है, ठीक है, कि इसने ये काम करवाना होता है, ठीक है। अब कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इजीली मूव नहीं कर सकते, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली मूव हो जाते हैं, ठीक है जी। यानी कि बहुत ज़्यादा इजीली मूव हो जाते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली मूव कर जाएं वो कौन से हैं, लिपिड सॉल्युबल या और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं तो उसमें हम लिपिड सॉल्युबल को टिक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हम बात करें कि हमारे पास ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह, अलॉन्ग विद हम इसके बाद बात करें तो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये भी जो है इजीली मूव आउट हो जाते हैं, ठीक है जी। यानी कि लिपिड सॉल्युबल तो बहुत इजीली मूव हो जाते हैं, अलॉन्ग विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें ग्लूकोज, गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी सेल मेम्ब्रेन से इजीली मूव आउट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। डिफिकल्टी किनको आती है, डिफिकल्टी पेश आती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आती है, जैसे कि हमारे पास आयंस वगैरह, आयंस। तो ये जो आयंस हैं क्योंकि ये होते हैं चार्ज पार्टिकल्स तो ये इनको बहुत डिफिकल्टी आती है पास आउट होने में, ये मूव नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली मूव कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें से भी एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि वो पार्टिकल जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली मूव नहीं कर सकते उनमें जो है वो हमारे पास आयंस हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जो वेरी इजीली मूव आउट हो जाते हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इजीली मूव आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ये जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम वो देखेंगे हम।
एक्चुअली हमारे पास टू टाइप्स होती हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर हम ट्रांसपोर्ट को देखें तो ट्रांसपोर्ट में हमारे पास टू टाइप्स होती हैं, टू कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर आगे हमारे पास टू कैटेगरीज आ जाती हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी आगे कैटेगरीज निकलती हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है डिफ्यूजन, ठीक है जी, एज वेल एज अगर हम बात करें ऑस्मोसिस वगैरह, और अलॉन्ग विद जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सारी टाइप्स आ जाती हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें अगर हम देखें तो इसकी टू कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट का, ठीक है। वो कैसे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि पैसिव में उल्ट होता है। वो क्या कि इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, ठीक है, टू मैनेज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैनेज करने के लिए ये सारी मूवमेंट्स परफॉर्म होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ और पैसिव में हाई टू लो की तरफ, ये सारी कैटेगरीज इसकी आ जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए बताया कि हमें ये पता चल जाए कि एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसकी किस टाइप के अंदर एटीपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल होता है, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से परफॉर्म होती है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो होती है फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर हाई कंसंट्रेशन। तो जब सब्सटेंसेस ने लो से हाई की तरफ मूव करना है और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सेल को ज़रूरत होती है, अब ज़रूरत होती है तो वो खुद इटसेल्फ मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको करवाना पड़ता है। तो उस प्रोसेस के लिए फिर एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी फिर यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है वो आती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती सेल में, वो भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एंटर होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये मूवमेंट होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये प्रीवियस ये जो टर्म्स हैं ये एक लेक्चर है प्रीवियस, उसमें जो है वो डिस्कस हैं डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी दो मेन टाइप्स हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। अब अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली हमारे पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, यानी कि जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनकी मूवमेंट है, ठीक है, वो जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि जो ट्रांसपोर्ट है इसकी टाइप्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव की क्या है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है, जबकि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है कि अगर तो सेल में से जो चीज़ बाहर निकलती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और जब सेल में चीज़ एंटर होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, ठीक है,
और एक हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस उस वक्त परफॉर्म होती है जब कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जब मूवमेंट होती है, कोई भी चीज़ एक्सटर्नली जब सेल के अंदर एंटर होती है तो वो होती है एंडोसाइटोसिस, और जब कोई चीज़ सेल से बाहर मूव करती है तो वो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में फर्दर 2 हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अगर तो कोई सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो तो वो होती है फैगोसाइटोसिस, यानी कि इनगल्फमेंट होती है सॉलिड पार्टिकल की। और अगर तो जो पार्टिकल सेल में एंटर हो रहा है वो लिक्विड है तो फिर होगी पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी, तो इस पे एमसीक्यू पूछ लिया जा सकता है कि जो लिक्विड पार्टिकल है इसकी इनगल्फिंग का प्रोसेस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, ये 2 ऑप्शन और दिए हैं आपको, तो वो पिनोसाइटोसिस होगा। और अगर सॉलिड पार्टिकल की इनगल्फिंग है तो वो फैगोसाइटोसिस होगा। ठीक है, यानी एंडोसाइटोसिस में जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस है वो एंटर होते हैं, और एक्सोसाइटोसिस में जो सेल के अंदर से सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बोथ आर द टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये टाइप्स हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये दोनों किस ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं, पैसिव की, एक्टिव की, या कोई और 2 ऑप्शन आपके पास हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये दोनों टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं तो इन दोनों में एटीपी का इस्तेमाल भी होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त परफॉर्म होती है जब हमारे पास एटीपी रिक्वायर हो। ठीक है, एटीपी मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगर ये दोनों टाइप्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हैं तो इनमें एटीपी का इस्तेमाल भी होगा। ठीक है, देन हम इन दोनों की एक एग्जांपल देख लें तो हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे हमारे पास सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को मटेरियल्स एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि हमारे पास नर्व सेल्स। तो नर्व सेल जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक सेल जो है वो दूसरे सेल को मैसेज देता है, फिर आगे ऐसे ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये इस तरीके से हमारी परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो हमारे पास एमडी कैट की थी उसको हमने पूरा कर लिया, जिसमें मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन का, उसकी कॉम्पोजिशन की जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनका क्या काम है, और जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो भी आपको बताया। ठीक है, और इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो ये है, ये भी याद रखें कि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी इसका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल सेल रिकॉग्निशन, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। सेल सिग्नलिंग यानी कि सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये सारे इसका जो फंक्शन है वो इस सेल मेम्ब्रेन के ही हैं, और बाकी जो मैंने आपको पीछे सारा इसके बारे में बता दिया। ओके, थैंक्स।